जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज। जो लोग आईएएस 2021 का प्री देने जा रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। पांचवा वीडियो है ये, ठीक है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मसीद खानी शैली से कौन संबंध रखता है? तानसेन, जहांगीर, इब्राहिम लोदी, दारा शिकोह। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको नई सीरीज कराऊं, आप अनअकैडमी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दोस्तों, अनअकैडमी पर मेंटर्स वर्कशॉप होने वाला है 9 दिसंबर को शाम को 5:30 पर, ठीक है। ये लाइव क्लासेस ली जाएगी। किसके द्वारा ली जाएगी? ये डॉक्टर किरण बेदी, रिटायर्ड आईपीएस, आप सभी जानते हैं। इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये पौंडीचेरी की। और ये किस टॉपिक पर बात करेंगे? कोलैबोरेटिव गवर्नेंस पर। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस होती क्या है? सहयोगी शासन पर चर्चा करेंगे। और इसमें शामिल होंगे टॉप एजुकेटर मुरनाल सर, ठीक है। तो ये किस काम आएगा? आपको ऐसे राइटिंग के लिए काम आएगा मेंस में, ठीक है। इसका आपको क्या जो डिस्कशन होगा वो हिंदी में होगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और इसका जो नोट्स दे दिया जाएगा आपको इंग्लिश में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। 9 तारीख को बिल्कुल तैयार हो जाइए मुरनाल सर और किरण बेदी जी के साथ, ठीक है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी का एजुकेशन जो ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। और वहाँ पर जा कर के अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, यूपीएससी सीएससी, ठीक है। उसके बाद में हमारा कोड जो है अप्लाई कर दीजिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको इस समय कुछ फ्री मिल रहे हैं, उसमें ये काम आएगा, ठीक है। EME10, ठीक है। तो जाइए, जा करके डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से चेक करके। तो दोस्तों, सितार वादन की जो इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ मैं आपको 16वें प्रश्न का, कल का जो प्रश्न पूछा था। सितार वादन की सैनिया शैली सितार के प्रसिद्ध महान गुरु तानसेन परिवार के उस्ताद मसीद सेन के साथ शुरू हुई थी, जो मसीद खानी शैली के प्रवर्तक भी थे, ठीक है। सैनिया शब्द भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक तानसेन से संबंधित है। घराना शब्द का अर्थ संगीत की एक शैली है, ठीक है। घराना जब लगा देते हैं ना, जो कहीं पर कोई जैसे पर्टिकुलर मान लीजिए लखनऊ में कोई किसी शैली का जन्म हुआ तो लखनऊ घराना बोल दिया जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तानसेन की संगीत शैली के अनुयायियों को व्यापक रूप से सैनिया घराना यानी कि सैनिया शैली या संगीत शैली के अनुयायियों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आज के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से यूरोपीय कलाकारों के आगमन के साथ भारतीय चित्रकला में परिवर्तन हुए थे? यूरोपीय आगमन से क्या चित्रकला में परिवर्तन हुए थे वो बताना है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। ये जो प्रश्न मिलेंगे आपको कुछ यानी मिक्सचर चल रहा है, जो टॉप 10 है वो आपको दे दी जा रहे हैं डेली। यथार्थवादी विचारों का समावेशन हो गया था। सेकंड, वाटर कलर तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया था। तो सही क्या है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, या दोनों ही गलत हैं? पॉज करके इसका आंसर सोचिए, यदि आपने पढ़ा हो तो, यदि आपके पास आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक हो, ठीक है। एक एनसीईआरटी भी आती है आर्ट एंड कल्चर की, वो आप फाइन आर्ट करके आती है, 11th क्लास की है, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी www.upsc11.com पर। इसका आंसर है ए। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ए का मतलब ये है कि यथार्थवादी विचारों का इसमें समावेशन हो गया था। वाटर कलर तकनीक का प्रयोग नहीं हुआ था यूरोपीय आगमन से, जो पहले ही होता था, ठीक है। 18वीं शताब्दी से भारत में ब्रिटिश व्यापारी और शासकों के साथ यूरोपीय व्यापारियों का आगमन भी हुआ। इन कलाकारों के साथ चित्रकला की एक नई शैली का आगमन हुआ था। उन्होंने ऐसे चित्रों का चित्रण शुरू किया जो यूरोप में व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गए और भारत में पश्चिमी शैली को आकार देने में मदद किया। यूरोपीय कलाकार द्वारा यथार्थवादी विचारों का समावेशन किया गया। इसमें कलाकारों द्वारा अपनी आंखों से देखे गए दृश्यों का ईमानदारी पूर्वक चित्रण किया जाता था। इनके द्वारा चित्रित चित्र वास्तविक और जीवंत होते थे, ठीक है। यूरोपीय कलाकारों के साथ तेल चित्रकला यानी ऑयल पेंटिंग की तकनीक भी आई थी। ये ध्यान रखना है, ऑयल पेंटिंग की तकनीक आई थी इनके साथ। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसके बारे में भारतीय कलाकार अधिक परिचित नहीं थे। तेल चित्रकला के कलाकारों को वास्तविक दिखने वाले चित्रों के
चित्रण में समक्ष बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे आप आंसर दीजिए। काला सागर के निकट सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? आप ज्योग्राफी का मैप निकाल लीजिए, उसमें देखिए, इनमें से बताइए कौन सा है। जॉर्जिया, बुल्गारिया, तुर्की या अजरबैजान? काला सागर के निकट सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश, पॉज करिए, बताइए आंसर। आंसर है इसका सी। ठीक है, देख लीजिए, टर्की है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेल्टा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं? पहला स्टेटमेंट है, तट को सुरक्षित होना चाहिए मुख्य रूप से ज्वारीय तरंगों से। दूसरा स्टेटमेंट है, डेल्टा से संलग्न समुद्र को उथला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नदी जलमार्ग में कोई बड़ी झील नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन सा आंसर है डेल्टा के निर्माण के लिए, कौन सा सही है इनमें से? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या 1 2 3? पॉज करिए, एनसीईआरटी की बुक भी आप निकाल सकते हो इससे रिलेटेड और पढ़ सकते हो डेल्टा का निर्माण आखिरकार किन परिस्थितियों के अनुकूल हैं। ठीक है, परिस्थितियां अनुकूल हैं यानी कि नहीं बनेगा। आंसर है इसका डी, तीनों ही परिस्थितियां जो है इसके अनुकूल हैं। सॉरी, अनुकूल हैं यानी कि बनेगा, प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल नेगेटिव हो जाता। कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं, यानी कि ये सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। यदि ये परिस्थितियां होती हैं तो डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अवसादों की उपलब्ध मात्रा और प्रकार, अवसाद भी जरूरी है। तट के जल स्तर में परिवर्तन भी होना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे जब जल जाएगा तभी तो डेल्टा बनेगा। वनस्पति और समुद्री जीवों की वृद्धि पर जलवायु का प्रभाव भी होना चाहिए। इसके अलावा समकोण पर प्रभावित होने वाली धाराओं का अभाव होना चाहिए। ठीक है, जो अवसादों के एकत्रीकरण को बाधित करती हैं, अवसाद का एकत्रीकरण वहाँ पर होना चाहिए, यानी मतलब ये है। इसके अलावा यदि कोई बड़ी झील मौजूद है तो रास्ते में सभी अवसाद झील में ही जमा हो जाएंगे और डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी पर खनिजों की सांद्रता में सहायता करती है? खनिजों की सांद्रता में, सांद्रता यानी कि नमक मान के चलिए, नमक में वृद्धि एक तरह से कर देती है। सॉरी, ये सांद्रता मतलब, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी पर खनिजों की सांद्रता में, अच्छा सांद्रता में सहायता करती है? तो पहला है इसमें जलतापीय निक्षेप, अपक्षय, जलीय अपर्दन। कोड कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा या 1 2 3? पॉज करिए, एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा लगाइए कॉमन सेंस और इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका डी, तीनों। खनिजों का निर्माण कई अन्य तरीकों से भी हो सकता है। जलीय घोल से, यानी भूमि में गर्म जल के प्रवाहित होने से, झील या अंतर्देशीय समुद्रीय कुछ मामलों में सीधे समुद्र जल से बाष्पीकरण से, ठीक है, कायांतरण से, मौजूदा खनिजों के भीतर मौजूद तत्वों से उच्च तापमान और दाब की परिस्थितियों में नवीन खनिजों का निर्माण होता है। अपक्षय से, पृथ्वी की सतह पर मौजूद अस्थिर खनिजों का अन्य खनिजों में परिवर्तन होना। कार्बनिक गठन से, कार्बनिक गठन क्या है? जीवों द्वारा कंकाल, दंत, दांत, हड्डियां के भीतर खनिजों का निर्माण। जलतापीय निक्षेप से, जलतापीय निक्षेप का निर्माण भूजल के गहराई में प्रवाहित हो जाने और गहराई में गर्म आग्नेय चट्टानों या भूताप के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है टॉर्फिकेशन टेक्नोलॉजी। टॉर्फिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है ये टॉर्फिकेशन टेक्नोलॉजी? पहला स्टेटमेंट है, टॉर्फिकेशन एक स्वीडिश तकनीक है जो चावल की ठूंठ को जैव खाद्य में परिवर्तित कर देती है। यानी अवशेष जो बचता है चावल निकालने के बाद में, जो ठूंठ होता है उसको जैव खाद्य में परिवर्तित कर देती है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अत्यधिक तापमान पर पुआल, घास, आरा, मिल अवशेष और लकड़ी बायोमास को गर्म किया जाता है। कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो आप इसे पहले सोचिए, यदि आपने पढ़ी होगी तो आंसर दे देंगे। आंसर मैं बता देता हूँ इसका।
आंसर है इसका बी, यानी कि दूसरा इसका सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट में सर्दियों में जलने वाली पराली से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी जानते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न भी प्री और मेंस में बनते रहे हैं, मेंस में तो बनते ही रहे हैं। यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। इस समस्या का हल खोजने के लिए भारत द्वारा स्वीडिश टॉरिफिकेशन तकनीक का परीक्षण कर रहा है। स्वीडिश है जो चावल के ठूंठ को जैव कोयले में बदल सकती है। ठीक है, ये क्या है, जैव खाद नहीं है, वो क्या है, जैव कोयले में बदल सकती है। प्रौद्योगिकी में पुआल, घास, मिल अवशेष तथा लकड़ी बायोमास को 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित कैनाबिडियोल ऑयल, ये एक तरह से ऑयल है, ऑयल का प्रकार है जिसे CBD भी बोल सकते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। CBD ऑयल कैनबिस पौधे का एक अर्क है, अर्क यानी कि रस, ठीक है, निचोड़ के जो निकाला जाता है रस है। यह दूसरा स्टेटमेंट है, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण है कि CBD ऑयल सुरक्षित और प्रभावी रूप से कैंसर का उपचार कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द्वारा जारी लाइसेंस के तहत निर्मित CBD ऑयल का कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है। कौन सा सही है, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है इसका सी यानी कि पहला और तीसरा। दूसरा इसका स्टेटमेंट गलत है, कैंसर का उपचार। CBD ऑयल कैनबिस पौधे का एक अर्क है, बिल्कुल सही है। यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, ठीक है, कि CBD ऑयल सुरक्षित और प्रभावी रूप से कैंसर का उपचार कर सकता है। ये प्रमाण मौजूद नहीं है बिल्कुल भी अभी। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्जेक्ट एक्ट 1985 कैनबिस के आनंदप्रद प्रयोग को रेखांकित करता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द्वारा जारी लाइसेंस के तहत निर्मित CBD ऑयल का कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि एक दवा के रूप में कैनबिस का उपयोग भारत में ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के समान होते हैं जो निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों से निवेश प्राप्त करते हैं और केवल पूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में ही निवेश करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक ट्रस्ट है जिसे न्याय NHAI यानी कि यही है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1882 और सेबी नियमों के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सड़क, विद्युत पारेषण, गैस पारेषण और दूरसंचार टावरों के क्षेत्रों में इन्वेट यानी कि यही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन करने की अनुमति है। कौन सा सही है ये बताना है, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, 1 2 3। आंसर है इसका बी यानी कि 2 और 3। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है म्यूचुअल फंड के समान ही होता है जो निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों के निवेश प्राप्त करते हैं और केवल पूर्ण अवसंरचना परियोजना में ही निवेश करते हैं और उन्हें पूर्ण और राजस्व सृजक अवसंरचना परियोजना में निवेश करते हैं जिससे निवेशकों का रिटर्न प्राप्त होता है। पूंजी बाजार नियामक द्वारा 26 सितंबर 2014 को सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनियम 2014 को अधिसूचित किया गया और इन ट्रस्टों के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने में मदद करने की संभावना है। NHAI का इन्विट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 और सेबी के नियमों के तहत NHAI द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट होगा। नेक्स्ट
भारतीय इन्वर्ट बाजार अभी परिपक्व नहीं है और इसने अभी तक सड़कों, बिजली पारेषण, गैस पारेषण, दूरसंचार क्षेत्रों में 10 इन्वर्ट का गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रुसेलोसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ब्रुसेलोसिस का एक जीवाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से मवेशियों, सूअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों में को संक्रमित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से संक्रमित हो सकता है, लेकिन दूषित पशु उत्पादों को खाने या पीने से मनुष्य संक्रमित नहीं होगा। दूषित पशु उत्पादों। तीसरा स्टेटमेंट है वायरस के मानव से मानव संचरण दुर्लभ है, यानी कि फैलना मानव से मानव में ये दुर्लभ है, यानी कि होता नहीं है, ये मान के चलिए। कौन सा सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा? किसी ने पढ़ा हो, करंट अफेयर्स में चलाता है ये, तो उन्हें पता होगा। आंसर दीजिए पॉज करके, आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर है इसका सी, ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु रोग है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? जीवाणु दिया है, तो इसका आंसर पहला तो सही हो ही जाता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से मवेशियों, सूअर, बकरियों और भेड़ों, कुत्तों को संक्रमित करता है। संक्रमित जानवरों से सीधे संपर्क में आने या दूषित जानवरों के उत्पादों को खाने या पीने से या एयरबॉर्न एजेंटों के संपर्क में आने से मनुष्य संक्रमित हो सकता है। WHO के अनुसार बीमारी के अधिकांश मामले संक्रमित बकरियों या भेड़ों से अनपेक्षित दूध या पनीर के सेवन के कारण होते हैं। रोग के लक्षणों में बुखार, पसीना आना, अस्वस्थता, एनोरेक्सिया, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं, जबकि कुछ संकेत और लक्षण लंबे समय तक मौजूद रह सकते हैं। इनमें आवर्तक बुखार, गठिया, अंडकोश और अंडकोश की थैली की सूजन, हृदय की सूजन, तंत्रिका संबंधी लक्षण, थकान, अवसाद और यकृत का प्लीहा की सूजन शामिल है। तो ये हो गया छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अंतिम प्रश्न है आज का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार की सीरीज प्राप्त करने के लिए आप लोग इस प्रकार की चीज़ें नहीं देख रहे हो तो फिर दूसरी चीज़ मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी। अफ्रीकन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर AFS एक गंभीर वायरल बीमारी है जो जंगली और घरेलू सूअरों को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर तीव्र रक्तस्रावी बुखार होता है। दूसरा स्टेटमेंट है इस बीमारी की लगभग 100% केस फैटेलिटी रेट है। जैविक वाहक जैसे टिक्स इस रोग को प्रसारित कर सकते हैं। कौन सा सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा? तो ये चला था करंट अफेयर्स में, इस वजह से यहाँ पर ये पूछ लिया गया है। आंसर इसका डी, तीनों ही इसके सही हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर कोविड-19 लॉकडाउन के बीच ASF के प्रकोप से असम और अरुणाचल प्रदेश में हजारों सूअर मर गए थे। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक गंभीर वायरल बीमारी है जो जंगली और घरेलू सूअरों को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आम तौर पर तीव्र रक्तस्रावी बुखार होता है। इस बीमारी की लगभग 100% केस फैटेलिटी रेट है। संक्रमित या जंगली सूअर जीवित या मृत के साथ सीधा संपर्क से संक्रमण हो सकता है। ठीक है, भोजन सामग्री, फीड या कचरा जैसे दूषित पदार्थों के अंतर्ग्रहण या जैविक वेक्टर जैसे टिक्स के माध्यम से अप्रत्यक्ष संक्रमण हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और जाकर के वहाँ फ्री में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे कोड को यूज करके EME10 को यूज करके आप वहाँ पर फ्री में प्लस सब्सक्रिप्शन का भी लाभ उठा सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।